चलिए आ गए हैं अगली क्लास में और एक बड़ा काम कर रहे हैं। एक बड़ा टॉपिक, एक बड़ा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट लेके चले हैं और बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब किसी सीमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण एक सूत्र हमने बनाया था, पीछे ही क्लास में हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो हम निकाल चुके हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। अब इसको मिला देते हैं, एक वृत्त और लंबाई दोनों पर मिलाकर देखते हैं। एक ऐसा सवाल बना लेते हैं जो लंबाई पर भी हो और वृत्त पर भी हो। देखिए, ये मैंने एक वृत्ताकार लूप बना दिया। करंट मैं पास करूंगा इसमें। अभी इसके मैंने 3 हिस्से किए, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने एक करंट को यहाँ से यहाँ पास करवाया ऐसे। बाकी इन हिस्सों में पास करवाया करंट को मैंने। यानी ये जो करंट है ये वृत्त पर है और यहाँ पर करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। और ये जो कोण ये बताए 60 डिग्री और नीचे वाला भी 60 डिग्री। 60 अंश के दोनों कोण हैं। और जो धारा है इसमें उसको मैंने I माना और जो इसकी त्रिज्या है उसको R माना और धारा को यूँ घुमा कर लाया गया इसमें ऐसे, इस प्रकार से। तो केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र है, यह है केंद्र O। ऐसे केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब आप अभ्यास करें, अपने वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें, अभ्यास कर लें कि भाई क्या आंसर इसका आना चाहिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्योंकि सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अनुमान लगा लेना चाहिए, वो प्लस किधर होगा, वो माइनस किधर होगा। तो हम देख रहे हैं कि केंद्र के परितः यानी केंद्र के चारों तरफ घूमने पर यह पता लगता है कि विद्युत धारा जो है दक्षिणावर्त है। यानी केंद्र के परितः घुमाऊँ अगर तो दक्षिणावर्त है। यानी चुंबकीय क्षेत्र सभी के कारण, इस हिस्से के कारण भी और ये वृत्ताकार लूप है इसके कारण भी, वृत्त का जो चाप है इसके कारण भी बाहर ही आएगा। अब इसमें मैं इस बिंदु को लिख देता हूँ A, इसको लिख देता हूँ T। अब ये जो AT है सीधी रेखा में है, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र, और जो TA है चाप है, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, यानी अगर मैं BO की बात करूं तो BAT प्लस BTA ये चाप है। देखिए BAT यानी सीधी रेखा है, इसमें करंट है, और BTA ये चाप है। देखिए, अब जोड़ दूँ इन दोनों को। सबसे पहले मैं निकालता हूँ BAT, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, μ0 I/4 पाई A क्या हो जाएगा, पता करें, पक्का पता करें। ये जो है ये A बनेगा। देखो ये जो लंबाई बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये A बनेगी, क्योंकि हमारे सूत्र में ये A होता है। तार से लंबवत दूरी उस बिंदु की ये A होती है। यहाँ A हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये त्रिज्या है, इसके पदों में हमें उत्तर चाहिए, तो A हमें निकालना पड़ेगा। वो हम
cos 60 का मान लगा के इसको निकाल देंगे। a जो होगा वो होगा r/2। cos 60 कितना होगा, a/r, तो a हो जाएगा r/2। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अपना सूत्र लगाएंगे, sin 60 प्लस sin 60, यानी दोनों जो कोण हैं θ1 और θ2 वो दोनों 60 अंश के हैं। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ वृत्त के चाप का फॉर्मूला लगाएंगे। वृत्त के चाप पर बनने वाला ये कोण कितना है, ये कोण है 2π माइनस 2π/3, यानी ये कोण है 360 में से 120 घटा दें 240, ये कोण है 240 अंश का। 240 अंश के कोण को हमें रेडियन में बदलना पड़ेगा। ऐसे 0 काट देते हैं, 6 चौक 24, 6 तिया 18, ये हो गया 4π/3। ये कोण आ गया, देखिए। अब ये कोण लगाना पड़ेगा μ0I/4πr, ये कोण यहाँ लगाना पड़ेगा 4π/3। वृत्त के चाप के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। अब यहाँ पर इस पाई को तुम काट सकते हो, अगर चाहो तो ये पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, μ0I/4π, a का जो मान है वो निकल चुका है r/2, लिख दो, इसको लिख दो r/2, और ये हो जाएगा √3/2, बस। क्यों? क्योंकि √3/2 प्लस √3/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से दिख रहा है कि एक तो ये नंबर 2 कट जाएगा, एक ये इससे 2 कट जाएगा, ऐसे, प्लस μ0I, ये बचेगा 3r, ये रहा। ओके, अब यहाँ से क्या बचेगा, μ0I√3/2πr, और आगे μ0I/3r, ये देखिए ये रहा BO। तो ये तुम्हारा उत्तर होगा। क्या दिशा होगी, कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर, पेपर के तल के लंबवत बाहर की ओर। जिस कागज़ पर हम लिख रहे हैं, जैसे बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक। तो लिख देंगे लूप के तल के लंबवत बाहर की ओर, ये होगी दिशा, ठीक। और मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा टेस्ला, ठीक। देखिए पूरा का पूरा उत्तर जो है वो लिख दिया गया, ये मात्रक है टेस्ला, ठीक। ओके, तो इस तरीके से रेखा यानी सरल रेखीय विद्युत धारा वाही चालक है, अगर कोई, उसको अगर वृत्त पर मिला दिया जाए तो थोड़ा सा इस तरह का सवाल बन जाता है, ठीक। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। एक छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं। अनंत से कोई धारा आती है और किसी बिंदु तक आके फिर बिंदु O एक त्रिज्या बनती है R, और धारा जो है
वो एक अर्धवृत्त पे घूमती है और इसी से अनंत को चली जाती है। यानी ये है अनंत और ये है अनंत। धारा का मान है I। वृत्त पे घूमती है जिसकी त्रिज्या R है और अनंत को चली जाती है। ठीक, तो वृत्त के केंद्र पर, केंद्र को मान लेते हैं O, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब अगर केंद्र के परितः धारा का घूमना देखा जाए तो केंद्र के परितः धारा का घूमना वामावर्त दिशा में है। यानी केंद्र के परितः दिशा वामावर्त आती है और चली जाती है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। इस बोर्ड में अगर आप देख रहे हैं अंदर की तरफ होगा, लूप के या धारा के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। अब इसमें देखना यह है कि होगा कितना। अब देखो इसमें 3 हिस्से हैं, एक है A, C, D, F। यानी A और C की वजह से, अगर BO की बात करूं तो BAC की वजह से, BCD की वजह से जो कि वृत्त का चाप है, BDF की वजह से, ये होंगे चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें अगर AC की बात करें तो अनंत से आती हुई धारा के एक सिरे के पास ये बिंदु O है। तो अगर हम इस चालक को बनाना चाहें तो देखिए ये कोण कितना बनता है, 90, क्योंकि अनंत पर है। और इसके दूसरी तरफ ये नहीं है, इसके दूसरी तरफ ये नहीं है। यानी जो लंबाई वाला चालक है, जो सीमित लंबाई का चालक है, उसको अनंत पे लगा दिया जाए तो ये चालक यहाँ बन जाता है। देखिए ऐसे यूँ, ये चालक की लंबाई यूँ बन जाती है। इसमें C से आगे ये नहीं है और पीछे अनंत तक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारा जो सूत्र है वो किस प्रकार काम करेगा। तो लिखते हैं μ0I 4πa। बिंदु O से C की लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर है, उसको हम लिख देते हैं R। हम लगाते हैं अपने 2 कोण sin θ1 प्लस sin θ2 ऐसे। अब इसमें एक θ1 मान लेते हैं ये 90 है और दूसरा θ1 इसमें 0 है, नहीं है। तो कुल मिलाकर एक को लगा देते हैं 90 और दूसरे को लगा देते हैं 0 ऐसे, प्लस BCD आधा वृत्त है, तो कितना होगा μ0I अपॉन 4πr। आधे वृत्त का कोण होता है पाई प्लस। अब आता है यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए इसमें थीटा नहीं है, ये लंबवत दूरी नहीं है इसमें। ये जो चालक है ये सीधा O से पास हो रहा है ऐसे। तो बायो-सैवर्ट के नियम में इसका फील्ड यहाँ नहीं होता, क्योंकि इसमें लंबवत दूरी नहीं है। देखिए लंबवत दूरी है, चालक से किसी बिंदु पर कोई कोण होना चाहिए, कोई लंबवत दूरी होनी चाहिए। तो कोण जो है वो 0 है, क्योंकि बिना कोण के लंबवत दूरी नहीं बनेगी। मान लीजिए मैं इस R को यहीं पे लिख दूं, इस बिंदु को यहीं बना दूं R यहाँ से, तो कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात हम पहले भी तय कर चुके हैं कि भाई अगर चालक की ही दिशा में कहीं किसी बिंदु पर या चालक के ही ऊपर उसका चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो 0 होता है, क्योंकि उसमें लंबवत दूरी नहीं होती। तो ये हो गया 0। ये सभी प्लस क्यों हो गए, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र प्लस क्यों हो गए, क्योंकि दोनों कागज़ के तल के लंबवत अंदर की तरफ हैं। ठीक, अब इन्हें हल कर देंगे। μ0I अपॉन 4πr प्लस μ0I अपॉन 4r। क्यों, क्योंकि ये पाई यहाँ से कट जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा उत्तर। कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले लो, μ0I अपॉन 4r, ये हो गया 1/पाई प्लस 1। ये हो गया BO और ये हो गया टेस्ला ऐसे, और हो गया किधर, लूप के तल के लंबवत अंदर की ओर।
लूप के तल के लंबवत अंदर की ओर, ये हो गई इसकी दिशा। ये भी लिख सकते हैं कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक, किस पे निकाला? ओ, केंद्र पर। ठीक, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी अनंत लंबाई के तार को भी वृत्त के लूप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसमें आधी अनंत लंबाई रह जाएगी, फिर आधी अनंत लंबाई का हो जाता है। अब मैं आपको पूरी अनंत लंबाई का बना के दिखाता हूँ। पूरी अनंत लंबाई कैसे होती है, देखिए। देखिए इस तरीके से हो सकता है। ये रहा, देखो, आई, यहाँ से घूम गई, यहाँ से आ गई, यहाँ से चली गई, और ये जो बीच की दूरी है, गैप है, ये बहुत कम है, ना के बराबर है। और इस वृत्त के लूप की जो त्रिज्या है वो आर हुई, ये हो गया ओ। आपको बताना है बी ओ, यानी इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, अगर वृत्त के कारण माना जाए, वृत्त के कारण, तो वृत्त में धारा कैसी है? वामावर्त है, अंदर की तरफ। और अगर इस लंबाई के कारण माना जाए, इस लंबाई में धारा दक्षिणावर्त है, बाहर की तरफ, यानी चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। अंदर वाले को पॉजिटिव और बाहर वाले को नेगेटिव मानते हुए लिखता हूँ μ0I/2r। ये हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें से घटा देता हूँ इस अनंत लंबाई को, क्योंकि ये अनंत लंबाई का तार है, ऐसे -μ0I/2πr। ये हम पता कर चुके हैं कि अनंत लंबाई के लिए सूत्र ये बन जाता है। और जाए तो थोड़ा पीछे जाके वीडियो में देख लें जब हमने इसे अनंत लंबाई पे लगाया था। ठीक, क्योंकि इस तार से जो लंबाई बनेगी, यहाँ तक की दूरी बनेगी, वो आर के बराबर बनेगी। और ये जो कोण है दोनों अनंत के लिए, ये क्या बनेंगे? 90-90 बनेंगे। और सूत्र हमारा है ही sin θ1 sin θ2 वाला, वो वाला। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया, तो ये बन गया फार्मूला, तैयार हो गया बिल्कुल। μ0I/2r 1 - 1/π। किस तरफ को आया? ये अंदर की तरफ हमने पॉजिटिव माना हुआ है, तो कागज़ के तल के लंबवत या लूप के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक, टेस्ला। तो लिख देते हैं, इसे सिर्फ लिख देते हैं अंदर की ओर, छोटा करके। लेकिन आपको जो उत्तर देना है, अपनी परीक्षा में जो उत्तर देना है, उसमें बताना है लूप के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक, ऐसे बताना होता है। अगर दिशाओं को सही तरीके से आप बताते नहीं हैं तो नंबर कटते हैं। तो इसलिए क्या करना होता है कि सही भाषा लिखनी होती है, लूप के तल के लंबवत अंदर की ओर या लूप के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, और एक मात्रक लिखना अनिवार्य है, दिशा और मात्रक दोनों अनिवार्य हैं। ठीक, तो बायो सेवर्ट का नियम लगाने में आप भली भांति परिपक्व हो चुके हैं, उस पर बनने वाले सवाल आप समझ चुके हैं इन वीडियोस में जो बायो सेवर्ट के नियम पर आधारित थे। अब मैं एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण हैं जो आपके लिए अब बहुत आसान हो जाएंगे, बायो सेवर्ट के नियम पर जो लगेंगे वो भी करा देता हूँ लगे हाथ।
चलिए ये आ गया उदाहरण नंबर, ये है 6, उदाहरण नंबर 6, पेज नंबर है 146, 146। ठीक है, इस उदाहरण को करते हैं। इसके बाद है उदाहरण नंबर 7, इन दोनों को कर लेते हैं। बिल्कुल सरल से उदाहरण है, आपको अब ये आपको बहुत आसान लगेंगे क्योंकि आप सारे उदाहरण पहले ही कर चुके हैं। उदाहरण नंबर 4 6, चित्र 4-13 में दर्शाए गए चित्र में जो दिखाया जा रहा है वो पहले दिखा देता हूँ मैं आपको इस तरीके से। ये है चित्र ए, और दूसरा एक और बनाया गया है बी में। ऐसे ये है धारा की दिशा और ये है बी। ऐसे 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी इसकी जो त्रिज्या है ये आर है 2 सेंटीमीटर, और जो धारा है आई वो है 12 एम्पियर। आई जो है यहाँ पर भी 12 एम्पियर है और यहाँ पर भी ये त्रिज्या जो है ये है 2 सेंटीमीटर। आर बराबर 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, देखो। और ये इनके केंद्र हैं, केंद्र बिंदु को ओ मान लेते हैं। ये देखिए ऐसे ये चित्र में दिखाया गया है। सीधे खंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है? सीधे खंड ये है, देखिए सीधे खंड, ये वाला और ये वाला। तो पहले मैं सीधे खंडों के कारण, यानी इसे मान लूँ एस, इसे मान लूँ एम, इसे मान लूँ एन, इसे मान लूँ जेड। ठीक, तो बी एस एम और 0 और बी एन जेड इक्वल टू 0, क्योंकि आई डी एल साइन थीटा में थीटा 0 है। बस इतना लिख दीजिए, आई डी एल साइन थीटा में थीटा 0 है, क्योंकि जो केंद्र बिंदु है वो यहीं पड़ता है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल यहीं पे पड़ता है, तो थीटा बनेगा नहीं। थीटा कब बनेगा? जब इससे किसी बिंदु पर दूर आए। देखो थीटा बनता है ऐसे, यहाँ जाए तो देखो थीटा बनता है कि नहीं, और केंद्र पर ये थीटा 0 हो जाएगा। किस रूप में अर्धवर्त द्वारा बी को दिया गया योगदान वृत्ताकाश पाश के योगदान से भिन्न है, और किस रूप में ये एक दूसरे के समान है? ठीक, क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा यदि तार को उसी त्रिज्या के अर्धवर्त में पहले की तुलना में दर्शाए गए अनुसार दिशा मोड़ दें? किस रूप में अर्धवर्त द्वारा दिया गया बी को योगदान वृत्ताकार पाश, बी को दिया गया योगदान वृत्ताकार पाश के योगदान से भिन्न है? वृत्ताकार पाश जो होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मान लीजिए यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र देखें बी ओ, दोनों ही केस में वो होगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर पाई, यानी ये वैल्यू बनती है सीधे सीधे देखा जाए म्यू नॉट आई बटे 4 आर, ये वैल्यू बनती है इतनी। जबकि वृत्ताकार जो पास होता है, अगर इस वृत्त को पूरा कर लें तो वैल्यू कितनी बनती है? ये एंगल कितना लगता है पूरा? 2 पाई। तो वृत्ताकार पास के लिए कितना होता है? वृत्ताकार पास के लिए अगर हम बनाएं पूरे वृत्ताकार पाश के लिए तो कितना होता है फील्ड? यहाँ बनाएं, ये होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 2 आर, ये त्रिज्या आर हो जाती है, ये करंट आई हो जाता है। तो भिन्न होगा, यानी योगदान होगा कैसा कि आधा है। मतलब अगर वृत्त आधा है करंट का तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसका आधा हो जाता है। ठीक, तो क्या लिख देंगे कि जो अर्धवृत्त है उसमें चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण वृत्त का आधा है। अब कह रहा है कि अगर इसके बजाय ये कर दिया जाए तो करंट की दिशा ओ के परितः बदल जाती है। देखिए यहाँ पर जो करंट की दिशा है ओ के परितः वो कैसी है? अंदर की तरफ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे दिशा वामावर्त है और यहाँ पे दिशा दक्षिणावर्त है, बाहर की तरफ आएगा। तो तीसरे वाले में क्या लिखेंगे
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। अगर धारा को ऐसे लूप के बजाय ऐसे लूप में कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। इसमें दिशा अंदर की तरफ है, इसमें दिशा बाहर की तरफ है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान ये है। यानी अगर इसमें लिखें, इस वाले में लिखें तो क्या हो गया, BO μ0I 4R अंदर की ओर, और यहाँ लिखें तो BO μ0I 4R बाहर की ओर। ठीक, तो ये दोनों उत्तर इस प्रकार बने। एक ये बना देखिए। खैर अब आप समझ जाएंगे तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपने अच्छे से देख ली हैं न्यूमेरिकल में। अब लेते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 7। ठीक, उदाहरण नंबर 7। दस सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। तो ये बड़ा आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। आप जानते हैं कि मान लीजिए इसमें कोई धारा है I और चक्कर है इसमें N, और यह है त्रिज्या R, और यह है बिंदु O। तो बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र पता नहीं कितनी बार हम निकाल चुके हैं। ये होता है μ0 IN बटे 2R। अगर एक ही चक्कर होता है तो होता है μ0 I बटे 2R, और अगर N होते हैं चक्कर तो N से गुणा कर देते हैं इसको। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब इसमें मान रख देते हैं जो जो दिया है इसने μ0। अब यहाँ देखिए μ0 अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, 10 की घात -7। तो μ0 का मान कितना आ जाएगा, 4 पाई गुणा 10 की घात -7। लिख देते हैं 4 पाई गुणा 10 की घात -7। I 1 एम्पियर की धारा है, I का मान है 1, चक्कर है 100, त्रिज्या है 2 गुणा 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये हो गया 0.1 मीटर। ध्यान रहे जो मात्रक हैं, इकाइयां हैं, यूनिट हैं, वो सब SI यूनिट हैं, यानी मीटर में लगेगा। ठीक है, अब इसे हल कर देते हैं, उत्तर आ जाएगा। ये उत्तर आएगा 2 पाई 10 की घात -4 टेस्ला। बस ये आपका उत्तर आ गया। यानी बहुत सरल से 2 उदाहरण एनसीईआरटी में थे, लेकिन एनसीईआरटी में जो भी उदाहरण है वो है इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मत देखो कि वो आसान है कि मुश्किल है, बस इतना मान लो कि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसी पर सवाल बनता है। ठीक, तो ये था बायो सावर्ट नियम के कुछ अनुप्रयोग, और ये थी वो फाइनल लिस्ट जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बायो सावर्ट पर बनने वाले सवाल करवाए, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारे सवाल करवाए, और एनसीईआरटी पर जो उदाहरण थे वो करवा दिए। अगली क्लास में हम लोग मिल रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, थोड़ा सा लंबा चलेगा वो भी, क्योंकि उसमें भी वो भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।